नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में होने वाले हर घटनाक्रम को लेकर हर दिन हम आपके पास हाजिर होते हैं और चर्चा करते हैं कि राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। राजनीति पश्चिमी राजस्थान से लेकर शेखावाटी तक, राजधानी जो राज्य की है वहां तक किस कदर कांग्रेस और बीजेपी आपस में गुटबाजी का शिकार हो रही है। कैसे कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री के एकदम विश्वसनीय लोग जो हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं और कैसे बीजेपी में जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मौजूदा केंद्रीय मंत्री को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जो गुटबाजी है वो बीकानेर संभाग से लेकर शेखावाटी तक जो है वो तूफान मचाए हुए है। पिछले 2 दिन से जिस तरह से राजनीति हो रही है, एक तरफ ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश चल रही है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को हटाया जाए। यहाँ तक तो समझ में आता है कि ये मांग विपक्ष की हो सकती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि उसके साथ-साथ ट्विटर पर और क्या कुछ चल रहा है, तो ये कहा जाता है कि पूर्व शिक्षा मंत्री यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा अच्छे शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर बीडी कल्ला अच्छे शिक्षा मंत्री नहीं है। यानी कि उसे देखकर समझा जा सकता है कि ट्विटर पर जो लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान है। कैबिनेट मंत्री, मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में केंद्रीय मंत्री जिन्हें देश में राजस्थान को पहली बार ऐसा मौका मिला है कि राजस्थान से कोई केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है और वो भी बीकानेर संभाग से। अब उनके खिलाफ मोर्चा खोला है उसी समाज से आने वाले कैलाश मेघवाल ने। हालांकि कैलाश मेघवाल की अब कितनी रेलेवेंस है ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन उनका साथ देने के लिए उसी समाज से राजस्थान सरकार के मंत्री भी साथ आकर खड़े हो गए हैं। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के भीतर की गुटबाजी का दोनों राजनीतिक दल आपस में फायदा उठाने की भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति है तो ये लाजमी है। कहा जाता है कि राजनीति में किसी भी तरह से सिर्फ एक ही जो है पैरामीटर है, मापदंड है कि सफलता किस तरह से साम दाम दंड भेद से हासिल की जा सकती है। तो वो साम दाम दंड भेद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी कैसे आजमा रहे हैं राजस्थान की पिच पर, राजस्थान के मैदान पर। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे इन 2 विशेष संदर्भों के संदर्भ में। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का विशेष पैनल है। जगदीश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं। मधु आचार्य हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बीकानेर संभाग से जुड़े हुए हैं और राजेंद्र मधुकर शेखावाटी इलाके से, जहां से गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज और बीजेपी से सुरेंद्र सिंह शेखावत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे सुरेंद्र सिंह शेखावत जी। कैलाश मेघवाल जी का ये जो स्टेटमेंट है अर्जुन राम मेघवाल को लेकर, कोई विशेष वजह है इसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित राजनीतिक दल है और हमारे यहाँ इस तरह की किसी बयान की ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। हमारी पार्टी ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेते हुए उनको अनुशासनहीनता का, हमारी पार्टी की जो अनुशासन कमेटी है उसने उनको नोटिस जारी किया है, 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन में उनका इंतजार आ जाए, जो भी जवाब आएगा उसके बाद की पार्टी का अनुशासन समिति को जो भी ठीक लगेगा वो उस पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से राजनीति में बयानों की गंभीरता बहुत जरूरी होती है और जैसा कि कांग्रेस पार्टी में जो सत्ता के 2 केंद्र बन चुके हैं, सचिन पायलट जी के लिए जैसा मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, भारतीय राजनीति में या हमारे राज्य में इस तरह की कभी परंपरा नहीं रही, इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया जाना, और उसके बावजूद भी उनको कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया है। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी में इस तरह की कोई गुंजाइश बची है। पार्टी ने तुरंत उनको नोटिस दिया और जो भी संभव होगा 10 दिन के बाद में, उनका जवाब आने के बाद में उन पे कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बीजेपी ने स्पष्टता के साथ पार्टी के भीतर गुटबाजी को कोई जगह नहीं दी जा रही है, ये संदेश देने की कोशिश साफ तौर पर राजस्थान की जनता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को दी हुई है।
पौरुष भारद्वाज जी, जब बीजेपी इतनी स्पष्टता रख रही है तो आपके मंत्री को बीच में उछलकर जाने की बीजेपी के खेमे में क्या जरूरत पड़ी? मीना जी देखिए, मैं आपसे एक बात को कहना चाहूंगा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग जो हैं वो एक लोकतंत्र में काम करने वाली राजनीतिक पार्टी हैं। और जो हमारा लोकतंत्र है वो संविधान के अनुसार चलता है। और लोकतंत्र के अंदर यदि हम अनुशासन के नाम पर अगर हम हमारे अंदर से उठ रही एक वाजिब आवाजों को, जो कि जनता के हित में हो या फिर वो पार्टी के हित में हो या फिर वो अन्य किसी ऐसे हित में हो कि जिस जो सार्वजनिक हित कहलाए, तो ऐसे आवाजों को यदि आप अनुशासन के नाम पर अगर आप कुचलते हैं तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं मानता मैं। देखिए, हमारी पार्टी में भी कई तरह के ऐसे प्रसंग हुए कि जिन्हें गुटबाजी की संज्ञा तमाम मीडिया चैनलों द्वारा दी गई, राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा दी गई, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी दी गई। और अभी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र पायलट साहब वाली बात को कह रहे थे। देखिए, हमारी पार्टी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक संवैधानिक सिस्टम से, डेमोक्रेटिक सिस्टम से मैच करता हुआ सिस्टम है। हम लोग हमारे नेताओं को ही नहीं, हम बल्कि कार्यकर्ताओं को भी आंतरिक प्लेटफॉर्म पे हम इजाजत देते हैं कि भाई आपको अगर कोई बात किसी भी, चाहे वो पार्टी के लेवल की हो, चाहे वो सरकार के लेवल की हो, चाहे वो विरोधी पार्टी के लेवल की, विरोधी पार्टी के सरकार के लेवल की हो, तो आपको यदि कोई बात है तो आपको निश्चित तौर पे कहनी चाहिए। और अगर वो उसका सही या गलत क्या होगा उसका निर्णय हमारा आलाकमान करेगा उस चीज का। तो देखिए, अगर इन्होंने आज यही वजह है पौरुष भारद्वाज जी कि आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये भी छूट दे दी कि अपने मौजूदा कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री के खिलाफ खुलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर बोले। और इसलिए आज डॉक्टर बीडी कल्ला हटाओ के जो नारे लग रहे हैं उसमें आपकी पार्टी की टीम वर्कर, जो सोशल मीडिया की जो फौज है, वो भी शामिल है। देखिए मीना जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी के खिलाफ क्या प्रसंग है पब्लिक डोमेन में, मेरे हिसाब से ट्विटर पे चल रहा है। बाकी एक आम राजनीतिक हलकों में तो मैंने तो ये चर्चा आजकल में सुनी नहीं, हालांकि ट्विटर के संदर्भ में जरूर सुनी, आप सुनी, मैंने आपसे भी सुनी। परंतु जो एक जो इस वाले मामले में और मेघवाल जी वाले मामले में देखिए रात दिन का फर्क है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कैलाश मेघवाल जी कोई साधारण राजनेता नहीं है। कैलाश मेघवाल जी जो है वो, उन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत के साथ काम किया हुआ है। उनके सरकार के अंदर गृह मंत्री थे। जो गृह मंत्री का पद होता है तो वो एक तरीके से सीएम के बाद सेकंड नंबर का बड़ा पद होता है। जो भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में सेकंड नंबर की जिन्होंने अपनी हैसियत रखी और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, यही नहीं वे स्पीकर भी रहे। और देखिए, आपको उनकी राजनीति करने की स्टाइल समझनी होगी। आप अनुशासन के नाम पे उनकी सही बात को आप नहीं कुचल सकते। वे जब भैरव सिंह जी के साथ थे, मैं खुद 96 से मेरा कैरियर स्टार्ट था, मैं एनएसयूआई में था, मैं 96 में मैंने ज्वाइन की थी। क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से भी, तो इसलिए उनकी हर चीज में मेरी निगाह है, मुझे पता है पुरानी बातें भी कि वे भैरव सिंह जी की सरकार में भी नीतिगत फैसलों पे खिलाफ बोला करते थे। परंतु खिलाफ बोलने का मतलब अनुशासनहीनता नहीं थी। उनकी बोली हुई बातें जो होती थी वो एक सर्वजन के हित में होती थी, लोकहित में होती थी वो बातें। और देखिए, आप भैरव सिंह, जब वसुंधरा जी का समय आया तभी भी उन्होंने निश्चित तौर पर वसुंधरा जी के खिलाफ कई मामलों में उन्होंने आगे बढ़ करके बोला। तो देखिए, आप इस तरह की बातों को अगर आप एक अनुशासन के नाम पे कुचलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अर्जुन मेघवाल जी भले आज केंद्रीय मंत्री हैं, परंतु यदि राजनीतिक हैसियत की बात की जाए, राजनीतिक हैसियत जनता के बीच में काम करने से बनती है या फिर पार्टी में काम करने से बनती है? मैं पूछना चाहूंगा कि कैलाश मेघवाल जी के सामने अर्जुन मेघवाल जी की क्या हैसियत है? कल तक वो नौकरी करते थे, आपने उठाकर उनको टिकट दे दिया। आप भले उनको विधि मंत्री के, आप चाहे उनको प्रधानमंत्री बना दें, आप उनको प्रधानमंत्री बना दें, आप उनको विधि मंत्री बनाए, आप उनको सरकार का पद दे सकते हैं। परंतु आप जब बात करते हैं राजनीतिक सिस्टम की, तो राजनीतिक सिस्टम के हिसाब से कैलाश मेघवाल जी अर्जुन मेघवाल जी से बहुत गुना ऊपर है। आपको उनकी बात को सुननी चाहिए। आप ये लोकतांत्रिक सिस्टम का भी तका जाए। और कैलाश मेघवाल जी की यदि आप बात मानते हैं तो मैं पौरुष जी की बात पे एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरह से हैसियत की बात कह रहे हैं, किसकी क्या हैसियत है? मीना जी, ये इनकी पार्टी में परंपरा रही होगी कि ऐसा किसी को निकम्मा, गद्दार ये कह दें। उन्होंने ये बात भी कही, उन्होंने ये बात भी कही, ये परंपरा रही होगी किसी को आपका नेता निकम्मा कह दे, गद्दार कह दे, लुटेरा कह दे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने गोदी में खिलाया हुआ है। देखिए, नकारा निकम्मा कहा तो ये भी कहा कि गोदी में खिलाया हुआ है। आपको इस बात को भी समझनी होगी। सिक्का नहीं बना जो हमारे नेता को खरीद सके। इस तरह की अनावश्यक बयानबाजी का, इस तरह की बेहुदा बात का कहीं मैं अपने पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश की किसी भी टकसाल में ऐसा कोई सिक्का नहीं बना जो हमारे नेताओं को खरीद सके। छोड़िए आप इन बातों को। आपके आडवाणी जी कहाँ चले गए? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मुरली मनोहर आडवाणी जी ने देश में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। आडवाणी जी ने तो ईमानदारी का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। आडवाणी जी ने तो जो ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया वैसा आपकी पार्टी में कोई कर ही नहीं सकता। जिन्होंने केवल, आप दोनों का ऑडियो बंद है। आप प्लीज एक बात को समझ लीजिए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत, जब आपसे मैं बात करूंगी आप प्लीज तभी बोलें, और पौरुष जी आप भी बीच में ना बोलें।
परोश जी, मैंने आपसे आपकी पार्टी के बारे में सवाल किया था, लेकिन आपको ज्यादा जानकारी बीजेपी के बारे में है, आपकी पार्टी के बारे में कम जानकारी है। मेरे से जानकारी मिली आपको कि ट्विटर पर डॉक्टर बीडी कल्ला के बारे में क्या चल रहा है, लेकिन भैरव सिंह शेखावत तक पहुंच गए आप कैलाश मेघवाल जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर। बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत, आपको भी अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में थोड़ी जानकारी इनकी तरह है, तो हमारे दर्शकों की जानकारी थोड़ी दुरुस्त करते हुए डॉक्टर बीडी कल्ला के खिलाफ आज जिस तरह से कैंपेन ट्विटर पर चलाया जा रहा है, उसमें आप महसूस करते हैं कि ये जो इस्तीफा मांगने वाले हैं, वो डोटासरा समर्थक कैसे हो गए अचानक? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत, आपसे बात करती हूँ। जी मीना जी। जी डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ट्विटर पर ये ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है और इस पर जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, साथ साथ वो ये भी लिख रहे हैं कि डोटासरा उनसे कहीं ज्यादा अच्छे शिक्षा मंत्री थे। तो ये इस्तीफा मांगने वाले लोग कौन है? देखिए, कांग्रेस जब से ये इनकी सरकार बनी है, तब से शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जिस दिन इनके आंतरिक कलह नहीं रही हुई। कि इनकी जो सत्ता के दो धुरी रही, दोनों नेताओं ने जिस तरह की आपस में एक दूसरे के प्रति बयानबाजी की, राजस्थान में ऐसी कभी परंपरा नहीं रही कि इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया जाए। और डोटासरा जी कैसे शिक्षा मंत्री थे, ये किसी से छुपी नहीं है। राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं का जो भट्टा डोटासरा जी के शासन में जिनको जो भट्टा बैठ गया, आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था को जो स्थिति इन्होंने करके छोड़ दी, जिस तरह से पेपर लीक हुए और जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में डोटासरा जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उससे इन्होंने पूरे के पूरे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बिठा के छोड़ दिया। और जो रही सही कसर थी वो कल्ला जी ने पूरी कर दी। तो इनकी आंतरिक कलह, इनमें कोई भी दूध का धोया आदमी नहीं है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत, आज जो डॉक्टर बीडी कल्ला से इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या वो बीजेपी की तरफ से मांगा जा रहा है? कांग्रेस का आंतरिक प्रकरण है, ये पहले दिन से लड़ते झगड़ते रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जिस दिन इनका आपस में इस तरह का विवाद नहीं होता। और इनके कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं कि 2023 के चुनाव में हम लोग एक फॉर्च्यूनर में भरने जितने विधायक नहीं बचेंगे, ये खुद इनके कैबिनेट मंत्री कह चुके हैं। तो इनका जो इंटरनल जो झगड़ा है वो तो इस सड़कों पे पहली बार ही ऐसी सरकार में किसी। डॉक्टर बीडी कल्ला का इस्तीफा बीजेपी नहीं मांग रही, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत यानी बीजेपी के प्रवक्ता का स्पष्ट रूप से कहना है। और कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी नहीं है इस बात की कि डॉक्टर बीडी कल्ला का कोई ट्विटर पर इस्तीफा मांग रहा है। बहरहाल बात है गुटबाजी की, दोनों तरफ आंतरिक गुटबाजी का शिकार। एक तरफ एक कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार का है, एक तरफ एक कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार का है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि वो दोनों ही बीकानेर संभाग से आते हैं। बीकानेर संभाग से आने वाले इन दोनों लोगों के पीछे जो इन दोनों राजनीतिक दलों के लोग राजनीतिक साजिश कर रहे हैं या ये राजनीतिक प्रहार कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? आज राजस्थान की जनता और देश की जनता को हम इस कार्यक्रम के जरिए सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्लीज आप लोग सब्जेक्ट भी रहिएगा, खास करके कांग्रेस बीजेपी। जगदीश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मधु आचार्य जी आपके पास आऊंगे। जगदीश शर्मा जी, आप डॉक्टर बीडी कल्ला और अर्जुन मेघवाल पर जो आज प्रहार हो रहे हैं, इन दोनों के पीछे का मकसद क्या समझ में आता है? मीना जी, देखिए चुनाव का समय नजदीक आ गया है, आपको मालूम है 2 महीने से भी कम समय बचा है और इस 2 महीने में ये सब कुछ होने वाला है। कौन कौन किसको निपटाएगा, कौन कौन किसको क्या करेगा। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये कोई रेगुलर मीडिया में नहीं आई है ये चीजें। ज्यादातर चीजें सोशल मीडिया पर आई है और सोशल मीडिया पर ही उन पर उठापटक हो रही है। तो चुनाव के टाइम पर ऐसी उठापटक होती रहती है। जहां तक 2 मेघवाल नेताओं का सवाल है, एक ही पार्टी के कैलाश मेघवाल और अर्जुन मेघवाल जी, ये इनका आंतरिक मामला है जाति का। मेघवाल समाज में अंदर क्या चल रहा है ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है। अब हो सकता है कैलाश मेघवाल जी पहले एक छत्र मेघवाल समाज के नेता माने जाते थे, हालांकि कभी उन्होंने जाति के आधार पर अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाई। लेकिन राजनीति में ये सबको मालूम है कि मेघवाल समाज उनके कहे पर चलता है और इस बल पे
कैलाश मेघवाल जी ने राजस्थान में अलग अलग जगह से चुनाव लड़े और सब में सफलता पाई। तो एक तरफ वो जालौर से लड़े, एक तरफ भीलवाड़ा में लड़ रहे थे, एक तरफ अजमेर में आके लड़ रहे थे। तो ये इस वजह से कि उनको जिस तरीके से सचिन पायलट को एक वर्ग का एक मुफ्त नेता वोट पड़ता है, पड़ सकता है, तो वो उनके नेता कहलाते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी गुजर नेता की नहीं है। इसी तरीके से कैलाश मेघवाल जी भी जो है वो मेघवाल समाज के बहुमान्य नेता हैं, और लेकिन उनकी आइडेंटिटी मेघवाल नेता के रूप में नहीं है। वो अच्छे वकील थे, अच्छे तरीके से उन्होंने सोशल वर्क किया। भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने उनको मंत्री बनाया और वो 3 बार होम मिनिस्टर रहे, फिर वो केंद्र में मंत्री बने। तो उनका कैरियर जो है बहुत ही उच्च कोटि का है, बहुत ही बढ़िया आदमी है वो। पर्सनल लेवल पर भी कैलाश मेघवाल जी पिछली गवर्नमेंट में वो स्पीकर रहे, आपको मालूम है सबको। तो ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा इनके आंतरिक जो मेघवाल समाज में जो राजनीति चलती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसकी देन है। जी अब अर्जुन मेघवाल जी ने मेघवाल समाज में कुछ अपने तरीके से खींचातानी की होगी, और वो कैलाश मेघवाल जी को जानकारी लगी, तो कैलाश मेघवाल जी ने अर्जुन मेघवाल जी को सीधे ही भ्रष्ट बता दिया। अपनी पार्टी का नेता, केंद्रीय मिनिस्टर, जैसा कि आप बता रहे तो इतने जी योग्य भी हैं कि तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने कानून मंत्री बना दिया है। थोड़े साल पहले तक वो ब्यूरोक्रेट थे। मेरा कहने का मतलब ये राजनीति हो रही है, जो कुछ भी ये चुनाव पूर्व में एक दूसरे को नीचा दिखाने, उल्टा करने, जैसे कि आप बीडी कल्ला जी और इनका देख लीजिए खेल। बीडी कल्ला जी अगर अयोग्य शिक्षा मंत्री होते तो उनको 5 दफे शिक्षा मंत्री क्यों बनाया होता? कांग्रेस की सरकार ने ही उनको 5 दफे, और सक्सेसफुल एजुकेशन मिनिस्टर रहे वो। वो बहुत अच्छे जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसको कहना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में शिक्षा विभाग ही ऐसा विभाग है, मेडिकल और शिक्षा विभाग ही ऐसे है, जो 2 बड़े डिपार्टमेंट है, लाखों की संख्या में एम्प्लॉई होते हैं। उन सबको मैनेज करना और उनके बीच में पीसफुल एटमोस्फेयर बनाए रखना, और वहां पर भी प्रोफेशनल तरीका बनाए रखना, ये बहुत बड़ा काम होता है। उसमें बीडी कल्ला जी सक्सेसफुल रहे, इसलिए 5 दफे एजुकेशन मिनिस्टर बने। जी तो उन पर अगर कोई आरोप लगा रहा है, तो वो मुझे लगता है कि राजनीति का कारण है, और सोशल मीडिया पर लग रहा है। ऐसा कोई सार्वजनिक तौर पर उनको ऊपर कोई दाग कभी भी जी नहीं रहा। 5 बार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला पर विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है, विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग भी नहीं कर रहा है, ये विपक्ष ने खुद यहाँ पर इस कार्यक्रम में अभी स्वीकार किया है। राजीव जैन जी, आप जब देश प्रदेश की राजधानी में बैठकर देखते हैं, तो कौन लोग हैं जो डॉक्टर बीडी कल्ला का इस्तीफा चाहते हैं? देखिए मीना जी, इसमें जो राजनीति चल रही है, पार्टियों की अंदरूनी राजनीति चलेगी। बीडी कल्ला जी का इस्तीफा मांगना, या उनसे पहले जो अभी तक शिक्षा मंत्री रहे थे, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गोविंद डोटासरा, तो कहीं ना कहीं डोटासरा अपने आप को सफल शिक्षा मंत्री एक पब्लिक मीटिंग में भी कहते हैं और ये सब चीजें कहते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी देखा जो बहुत वायरल हुआ था, उसमें डोटासरा और कांग्रेस पार्टी के 2-3 नेता बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, मतलब वर्तमान शिक्षा मंत्री के लिए, कि ये तो हमें डुबो देगा। इस तरीके की वार्तालाप आज से 6 महीने पहले ही वायरल हो चुकी थी। और अब बीडी कल्ला जी भी एक उम्र के ऐसे पड़ाव पे पहुंच गए, वहां उनके कई दावेदार टिकट के भी खड़े हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये पार्टियों की अंदरूनी राजनीति है, जो अब चुनाव, जैसे जगदीश जी अभी कहते थे, आने वाले 2 महीने में ये पार्टियों के अंदर खूब तेजी से पनपेगी। जिस तरीके से कैलाश मेघवाल जी ने अर्जुन मेघवाल जी के लिए आरोप लगाया, उनको ये आरोप अभी याद आए। अर्जुन मेघवाल 2009 से संसद में है, तीसरी बार वो आज सांसद है, 15 साल से राजनीति में है और सक्सेसफुली राजनीति कर रहे हैं। तो जो एक जातीय राजनीति होती है कि मेघवालों में दूसरा मेघवाल कैसे खड़ा हो रहा है। अब कैलाश मेघवाल जी एक इतने बुजुर्ग हो गए, जहां तक मेरी जानकारी और सबकी जानकारी होगी कि 90 साल के आसपास हैं वो, उनको इस बार टिकट नहीं मिलना था। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो किसके समर्थक हैं वर्तमान समय में, क्योंकि उससे पहले वो वसुंधरा राजे पे भी एक बड़ा आरोप गंभीर आरोप लगा चुके थे, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी 2003 से 2008 में, कि 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप उन्होंने वसुंधरा जी पे भी लगाया था।
उसके बाद 2013 में वो किसी तरीके से वसुंधरा जी के बिल्कुल खास बन गए। उनकी कैलाश मेघवाल जी की एक खासियत है, वो अच्छे वक्ता है, स्पष्टवादी है और जिसके साथ रहते हैं खुलकर रहते हैं, तो वसुंधरा जी के साथ वो खुलकर है। इसमें भी एक भारतीय जनता पार्टी की एक अंदरूनी जो साजिश चल रही है, जो आप और हम सबको मालूम है, परिवर्तन यात्रा अभी शुरू होने वाली है। अब वो परिवर्तन यात्रा सत्ता में परिवर्तन की बात को लेकर कर रहे हैं, लेकिन अभी पहला परिवर्तन तो उन्होंने अपनी पार्टी में ही कर लिया कि परिवर्तन यात्रा निकालने का पूरे राजस्थान में जो वसुंधरा राजे जी का या उनके समर्थकों का मूड था, तो उनसे तो उन्होंने उनको दूर कर दिया। तो एक परिवर्तन तो ये हो गया। तो कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान जो प्रदेश नेतृत्व है बीजेपी का, उसके जो विरोधी गुट है जिसको मान सकते हैं, वो अब इस खुलकर भी मैदान में आ रहा है। जब तक जो चुनाव आएंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों को, जिनको लग रहा है कि हमारे टिकट तो इस बार होंगे नहीं, क्योंकि इस बार दोनों पार्टियां, जो मुझे जानकारी है, बहुत कड़ाई से और बड़ा एक अलग तरीके का टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। तो उन सब चीजों को देख के, भविष्य को देख के, जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अब उनको लग रहा है टिकट तो मिलना नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके के आरोप और वो लगा के जिसको मिलने वाला है या जिसको कमान सौंपी जा रही है उसके अगेंस्ट में इस तरीके की चीजें होंगी। तो मीना जी आप देखिए, अभी तो एक महीना पूरा सितंबर का महीना, आप हम इस पर बहुत डिबेट कर लेंगे कि क्या क्या चीजें घटित हो रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब जयपुर में दिल्ली से आकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन वॉर रूम में बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उस समय कांग्रेस के एक कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठती है और जो दूसरा अध्यक्ष जो मौजूदा है और जो पूर्व शिक्षा मंत्री है, उनका समर्थक खेमा जो है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर इस बात को प्रचारित करता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन राम मेघवाल, जिन्हें राजनीति में लाने वाली खुद वसुंधरा राजे, ब्यूरोक्रेट सिर्फ एक अर्जुन राम मेघवाल नहीं है, विदेश मंत्री इस वक्त जो है वो भी बड़े ब्यूरोक्रेट, रेल मंत्री जो रहे उनका भी कहीं ना कहीं नाता रहा। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पिछले गृह राज्य मंत्री जो बिहार से आते हैं, बहुत बड़ी संख्या है ब्यूरोक्रेट्स की भी, राजस्थान में भी और बाहर भी। और ये एक बहस का विषय हो सकता है कि राजनीति के मैदान में जनता के बीच में जो रहा वो ज्यादा परिपक्व है या वो ज्यादा अच्छा राजनेता है, या जो ब्यूरोक्रेसी से आके सीधा अपना काम संभाला वो है, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन हाँ, आज अर्जुन राम मेघवाल वसुंधरा राजे खेमे में उस जगह से नहीं है। आज वो नरेंद्र मोदी के एकदम खास लोगों में से अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। और उसमें उनकी काबिलियत अगर मैं कहूं तो उनका जो सौम्य व्यवहार है, उनकी जो चीजों को समझने की क्षमता है, मैंने बहुत करीब से उनकी राजनीति को भी देखा है। मैं जिस जिले से आती हूँ वहां पर वो जिला कलेक्टर भी रहे हैं, लेकिन मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत बायसनेस नहीं है, ना उनसे ना ही डॉक्टर बीडी कल्ला से। लेकिन इन दोनों राजनेताओं का बीकानेर जहां से वास्ता है, और जिस तरह की राजनीति डॉक्टर बीडी कल्ला ने लंबी राजनीति की, पिछले चुनाव में उनका टिकट कटा था। ये स्पष्ट है कि पिछले चुनावों में जब उनका टिकट काटा गया था, उसके बाद उनका टिकट दिल्ली से आला कमान ने वापस तय किया था। इस बार भी उम्र की बात है कि उनका जब टिकट काटने की बात आई तो खुद डॉक्टर बीडी कल्ला ने क्लेम किया, और हमने न्यूज़ 24 पर ही एक इंटरव्यू किया था उनका, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं और मुख्यमंत्री एक ही उम्र के लोग हैं और बीकानेर की सीट पर चुनाव मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी। बात ये है कि अगर डॉक्टर बीडी कल्ला के खिलाफ मुख्यमंत्री के विश्वस्त लोगों में से कुछ लोग बीकानेर जाकर ऑन ड्यूटी रहते हुए वहां पर अपनी पॉलिटिकल जमीन तलाशने की कोशिश करते हैं, जिनका डॉक्टर बीडी कल्ला के सामने कहीं कोई हैसियत नहीं है राजनीतिक लिहाज से। मधु आचार्य जी, आज ये दोनों जो बीकानेर संभाग के नेता हैं और जिनको लेकर दोनों राजनीतिक दलों में गुटबाजी हो रही है, एक एक करके बताइए डॉक्टर बीडी कल्ला के बारे में, पार्टी के भीतर जो गुटबाजी चल रही है उसकी पृष्ठभूमि जमीन पर क्या है? मीना जी देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल की। उसकी आधी बात जगदीश जी भाई साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पर कही कि भाजपा में मेघवालों की जो राजनीति नेताओं की रही है, उसमें हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से अर्जुन राम मेघवाल का कद बहुत बड़ा हुआ है। आप देखिए कि उनको स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री बनाया गया, कानून मंत्रालय दिया गया, फिर उसके बाद संकल्प पत्र समिति का सदस्य बना दिया, अध्यक्ष बना दिया गया, फिर उसके बाद वो कोर कमेटी के मेंबर हैं, परिवर्तन यात्रा बीकानेर में वो अगवानी करेंगे। तो मेघवाल राजनीति में
भाजपा ने एक तरह से उनको नेता के रूप में इंट्रोड्यूस किया, तो उसका प्रतिकार कैलाश मेघवाल का बयान है। जगदीश जी की ये बात आधी है, लेकिन इस बात को वैसा पूरी मैं इस रूप में करना चाहूंगा कि आप गौर से देखिए कि राजस्थान के चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा कोई चुनावी फैक्टर है तो वो है वसुंधरा फैक्टर। वसुंधरा फैक्टर के बिना हम इस चुनाव को सही रूप से आंक नहीं सकते। आप पर्दे के पीछे जाइए, सभा होती है तो वसुंधरा राजे के समर्थक बाबू सिंह राठौड़ से वहां के संचालक माइक छीन लेते हैं। उदयपुर में जब अमित शाह हाजिर होते हैं तो वहां संचालन कर रहे नेता प्रतिपक्ष उनका नाम नहीं बोलते हैं भाषण के लिए, तब अमित शाह को इंटरेक्ट करना पड़ता है। बीकानेर में जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो वसुंधरा जी का भाषण नहीं होता है। फिर अचानक से जो देवी सिंह भाटी, जो अर्जुन राम मेघवाल के शुरू से विरोधी रहे हैं पिछले चुनाव से, तब से उन्होंने स्पष्ट रूप से इनका विरोध करते हुए पार्टी से त्याग पत्र दिया, लेकिन वसुंधरा जी के साथ हर समय खड़े रहे, अब भी खड़े हैं। जब उनको लगा कि वसुंधरा राजे को इग्नोर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तब उन्होंने घोषणा की कि हम तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगे, और उसके लिए वो मैदान में निकले। वो कितना असर करता है नहीं करता है ये तो समय की बात है, लेकिन वो भी देवी सिंह भाटी भी वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। और भाई साहब ने जैसा कहा कि पिछले काफी समय से कैलाश मेघवाल भी वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। मुझे जैसा लगता है कि ये बयान दोनों तरफ से आना, ये भाजपा की अंदरूनी कले को सामने लाने वाली बात है। इसका मतलब है भाजपा में भीतरी तौर पर ऑल इज वेल नहीं है, कहीं ना कहीं वसुंधरा फैक्टर अब भी असर कर रहा है। उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, सुरेंद्र सिंह तो नहीं मानेंगे, पार्टी के प्रवक्ता नहीं मानेंगे, लेकिन मधु आचार्य जी, बीजेपी ने यहाँ पर स्पष्ट संकेत दे दिया। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का जो नोटिस है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी लाइन स्पष्ट कर दी है कि जो भी गुट है, जो भी विरोधी है, वो अपने आप को सीमा में रखें। एंड जगदीश जी को भी ये बेहतर ढंग से मालूम है, वसुंधरा राजे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। मुद्दा तो ये है कि सब कुछ जानते हुए भी जो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बातें बाहर आने लगी है, और निश्चित रूप से जैसे जगदीश जी ने कहा, आने वाले दिनों में और आएगी। लेकिन अगर बीजेपी के नेता खुलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए, कांग्रेस में भी कैलाश मेघवाल के समर्थन में दूसरे मंत्री मेघवाल जो है वो सामने आ गए, तो ये समाज की जंग तो एक तरफ है कि समाज में किसका प्रभुत्व दिखाना है, वो तो उसका एक संकेत है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। बीडी कल्ला पे क्या है डॉक्टर मधु आचार्य जी? बिल्कुल मीना जी, देखिए बीडी कल्ला वाला भी प्रसंग काफी कुछ पार्टी की अंदरूनी राजनीति का विषय है। बीडी कल्ला कभी भी निर्विवाद रूप से नेता नहीं रहे कांग्रेस के, वो विधायक अच्छे रहे, मैं भाई साहब की बात से सहमत हूं, मंत्री अच्छे हैं, मैं सब सहमत हूं, लेकिन बीकानेर की कांग्रेस में वो निर्विवाद नेता नहीं रहे। आप पिछली बार भी देखिए जब उनका टिकट कटा, मेरे ख्याल से भाई साहब और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ज्यादा जानते होंगे कि CWC में हुआ निर्णय बहुत कम बदला जाता है, लेकिन पिछली बार बीडी कल्ला के लिए बदला गया था, क्योंकि उनके समर्थकों ने रेलें रोकी, सड़क जाम कर दी, बहुत कुछ हुआ। और एक चूंकि जिस जाति से वो आते हैं उस जाति का यहाँ बाहुल्य है, और उससे दूसरी जाति को टिकट दिया गया। इस बार कांग्रेस के तो आप कल्पना कीजिए कि एक सीट पर लगातार 10 चुनाव कोई एक आदमी लड़े, तो फिर उसकी सेकंड लाइन को तैयार होने का मौका कहां मिलेगा, उनके लिए कहां प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो लगातार संघर्ष करते रहे। आपको याद हो तो इससे पहले भवानी शंकर शर्मा, जो अब तो दिवंगत हो गए, पत्रकार भी थे, भवानी शंकर जी शर्मा एक पैरेलल खड़ा हुआ करते थे, लेकिन अब जो यूथ खड़े हुए हैं उनमें धैर्य भवानी शंकर शर्मा जैसा नहीं है कि पार्टी के अनुशासन को माने। बीकानेर में अगर आप आके देखेंगे तो दीवारें रंगी हुई है, नए इनको नेतृत्व दिया जाए। और नंबर 2, मैं जैसा मानता हूं कि लोकेश का, जो कि मुख्यमंत्री को एसडीए आके इस तरह से कहना बार बार कि मुझे पश्चिम से मोह है, फिर दावा प्रस्तुत करना पश्चिम और पूर्व सीट के लिए नौकरी में रहते हुए, ये कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपने मन से किया है। एक पूरी की पूरी लॉबी उनके साथ होगी, उस लॉबी का एक जरिया या इस तरह के ट्विटर पर बयान है कि उनसे इस्तीफा मांगा जाए।
लेकिन मैं जैसा मानता हूं कि बीडी कल्ला एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं अभी कांग्रेस के पास पश्चिम में जिनका विकल्प नहीं है कोई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने दूसरा होने ही नहीं दिया। आपने इंटरव्यू लिया उनका, मैंने देखा है, उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस के पास दूसरा नेता नहीं और भाजपा के पास तो मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं, ये उन्होंने स्पष्ट कहा था, आपको भी कहा था। लेकिन कांग्रेस के भीतर अब जिस तरह से आवाज उठी है, 3-4 नेता है, मैं नाम लूंगा तो शायद उनका कद बड़ा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ दीवारें रंगी हुई है, उन्होंने ट्विटर पर कैंपेन चलाया हुआ है। ये कैंपेन सिर्फ इसलिए है कि उनकी उम्र को देखते हुए वो ऐसा महसूस करते हैं कि इस बार टिकट कट सकता है। तो ये चुनावी राजनीति का हिस्सा है कि उनकी इमेज को थोड़ा और डैमेज किया जाए, उसके लिए त्याग पत्र मांगा जा रहा है। और एक अंतिम बात आपके जवाब में कहना चाहूंगा, जो आपने उनकी बात को डोटासरा जी से जोड़ा। दरअसल जब शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बने तब एक जाति विशेष के लोगों के ज्यादा ट्रांसफर बीकानेर के डायरेक्टरेट से बाहर हुए। तब उस समाज ने बीकानेर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर आरोप लगाया था जाति के विरोध होने का, और पक्ष लिया था उससे पहले के शिक्षा मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा का। तो वो लोग भी सक्रिय हैं। तो ये सारा इनके टिकट को रोकने के लिए की जाने वाली राजनीतिक गतिविधियां मानता हूं मैं इसे। जी, तो राजनीतिक गतिविधि डॉक्टर बीडी कल्ला के टिकट को रोकने के लिए और अर्जुन राम मेघवाल के कौन से रास्ते को रोकने के लिए है। बीकानेर पहुंचते हैं जयपुर से जब, तो हम शेखावाटी के रास्ते जाते हैं और राजेंद्र मधुकर हमारे साथ शेखावाटी से जुड़े हुए हैं और शेखावाटी से ही गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं। राजेंद्र मधुकर जी, ये जो गोविंद सिंह डोटासरा जी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया, इन दोनों की जानकारी में होगा कि भाई आपके कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जिस तरह से आपकी सरकार से सैलरी उठाने वाले लोग आवाज मुखर कर रहे हैं, क्या उन्हें ये नैतिक संवैधानिक अधिकार है? इस बात की चर्चा होती है वहां पर लोगों के बीच में, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में। आप ऑडियो ऑन करिए अपना, राजेंद्र मधुकर जी। जी मीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेखावाटी का हृदय स्थल है सीकर और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं। डोटासरा 2008, 13 और 18 3 बार विधायक बने हैं और वे शेखावाटी के कद्दावर जाट नेता माने जाते हैं। एक बात तय है कि जब शिक्षा मंत्री जब थे तब वो विवादों में थे। उन्होंने एक बयान दिया था, शिक्षक जब उनके पास आए थे ट्रांसफर के लिए तो उन्होंने कहा ये कौन सा नाथी का बाड़ा है क्या। तो एक बार उन्होंने बयान दिया था कि मैं संघ और बीजेपी को जो है अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो हम बिल में घुसेड़ देंगे। तो वो विवादास्पद बयानों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में बहुत शानदार केमिस्ट्री है, दोनों के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य है। जब उनको लगता है कि मुख्यमंत्री को कि जातों को संतुष्ट करना है तो गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ा देते हैं। दूसरा यह है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए बीडी कल्ला ने जो निर्णय लिए उनके निर्णय के खिलाफ भी गोविंद सिंह डोटासरा के व्यक्ति बोले तो एक ऐसा वहां पर माहौल खड़ा किया गया कि एक जाति विशेष का ट्रांसफर किया गया है। अब वहां चूंकि बीडी कल्ला को वहां से हटाना है और मंतव्य यह भी हो सकता है जब राजनीति में कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं होता तो मुख्यमंत्री चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के। बीडी कल्ला को वहां से हटाने के लिए ये बयान देना कि वो उम्रदराज हो गए हैं और वहां ओएसडी लोकेश शर्मा को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकेश शर्मा कह भी रहे हैं कि बीकानेर के लोग मुझे बेहद प्रेम करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं और ये बेहतर बताने के लिए कि मैं श्रेष्ठ था और अपना कद बढ़ाने के लिए एक तरह से वो स्वयंभू नेता भी है। और चूंकि यहां शेखावाटी में उनका कद भी बढ़ा है तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर आती है कि कोई चीज एक दूसरे को लिंक करती है। जैसे
कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पहले रहे, अब वो बताने में सिद्ध हो रहे हैं कि ये श्रेष्ठ थे, तो कहीं ना कहीं बीडी कल्ला पर अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमण है, जो स्वयं सीएम मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं भी इस तरह की रणनीति में बहुत दक्ष है, कुशल है, और वो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। वो कोई डायरेक्ट बात नहीं करते। आपको पता होगा कि रंधावा ने पूछा था बीडी कल्ला जी आप बताइए आपकी जगह किसको चुनाव लड़ाएं, तो उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं, आप बताइए, कोई युवा चेहरा आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने लोकेश शर्मा को स्थापित कर दिया और उन्हें सक्रिय कर दिया कि आप जाइए। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा के माध्यम से ही बात मुख्यमंत्री कहलवा रहे हैं और उधर से मुख्यमंत्री लोकेश शर्मा को भेज रहे हैं। तो कहीं गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के भीतर बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री है, उसी का परिणाम है ये। जी, तो उसका जो परिणाम है, जैसे बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस देने की जो बात रही, पौरुष भारद्वाज जी, क्या आपकी पार्टी भी इस संबंध में कोई किसी तरह का डिसिप्लिन या कोई किसी तरह की पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है उसको रोकने का प्रयास कर रही है? मीना जी, मैं आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी आपसे बात कही कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उस हद तक बोलने की स्वतंत्रता देते हैं जिस हद तक पार्टी को नुकसान ना हो। आपने जैसा कि अभी बीडी कल्ला जी के बारे में तमाम विश्लेषकगण ने जो बातें कही सारी, तो मैं इस बीडी कल्ला जी के और मेघवाल जी के दोनों मामले दिखने में एक जैसे हैं, परंतु दोनों के बीच में बेसिक फर्क है। आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मेघवाल जी, अर्जुन मेघवाल जी, उनके खिलाफ आरोप लगाने वाले कौन है? उनके खिलाफ आरोप लगाने वाले उनसे कई गुना बड़े सीनियर नेता हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, वे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वहां पे आरोप जो है वो राजनीतिक आरोप नहीं है, जबकि कल्ला साहब वाले मामले में देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है पार्टी का। लोकेश जी हो या कोई भी हो या मैं हूं या और कोई हो, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। मेरी भी एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी है जहां पे सरकार के अभी कैबिनेट मंत्री हैं, तो दावेदारी करना, टिकट के लिए दावेदारी करना या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना, तो मैं नहीं समझता ये अनुशासनहीनता में आता है। हाँ, अनुशासनहीनता तब होती कि बीडी कल्ला जी के खिलाफ कुछ सीधे आरोप लगाए जाते, चाहे वो भ्रष्टाचार संबंधी कोई आरोप लगाए जाते या फिर कोई अन्य उनके चरित्र संबंधी या फिर कोई अन्य कोई ऐसे आरोप जिससे पार्टी की छवि खराब होती है, उनकी व्यक्तिगत छवि खराब होती हो। पर जो राजनीतिक तौर पे यदि कोई किसी की जगह लेना चाहता है तो मैं नहीं समझता कि इसको अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है मीना जी, जब मुख्यमंत्री और बीडी कल्ला जी की उम्र समान है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी उम्र अधिक हो गई है, अब आप सेवानिवृत्त हो जाइएगा? ये तर्क आप कैसे गढ़ा आपने? नहीं, देखिए, ये तर्क जो है ये पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई बात नहीं आई है। पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से यदि कोई ऐसी कोई बात आती है तो निश्चित तौर पे आपको सवाल करने का हक है। परंतु जैसा मैंने अभी कहा कि बीडी कल्ला जी अपनी जगह स्थापित नेता हैं, परंतु उनकी जगह यदि कोई पार्टी का दूसरा धड़ा या फिर पार्टी के अन्य लोग अगर उस जगह उनकी जगह विधायक बनना चाह रहे हैं या फिर उस जिले पे अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे हैं और उनकी तरफ से यदि कुछ बात कोई कही जाती है तो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार कैसे हो सकती है? वो आपस का, पार्टी के अंदर का आपस का मामला है। पौरुष भारद्वाज जी, वो राजनीतिक धड़ा है या फिर वो मुख्यमंत्री के सरकार के पैसे से जो सेवाएं ले रहे हैं उनका दुरुपयोग है? देखिए मीना जी, मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रहा या मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एक बात कहना चाहूंगा कि जो ओएसडी की पोस्ट होती है तो वो एक प्रशासनिक पोस्ट तो होती है, परंतु उस पे वो रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होते जो अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पे होते हैं कि भाई आप है ना आप राजनीति नहीं करोगे या फिर आप किसी राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लोगे। चाहे मुख्यमंत्री के ओएसडी हो या मंत्रियों के भी ओएसडी होते हैं, तो वे भी है ना, उनको भी सरकारी सुविधाएं, यानी कि वो विरोधी धड़ा जो है वो मुख्यमंत्री की सहमति से हो रहा है काम। डॉक्टर नहीं, देखिए मीना जी ऐसी कोई बात नहीं होती। मुख्यमंत्री जी की सहमति है या नहीं ये चर्चा का विषय नहीं है, परंतु आप देखिए यदि कोई लोकतांत्रिक तरीके से यदि कोई आदमी व्यक्ति अपना स्थान बना रहा है तो उसमें कहाँ दिक्कत है? दूसरी बात, मजबूत कौन है इसका निर्णय आलाकमान करेंगे। तो आप मतलब कल्ला साहब के खिलाफ लोकेश जी हो या फिर अन्य कोई भी हो, किसी ने भ्रष्टाचार संबंधी या चरित्र संबंधी या अन्य कोई ऐसा आरोप तो नहीं लगाया ना कि जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही हो या फिर स्वयं कल्ला साहब की छवि खराब हो रही हो। ठीक है, राजनीति है, राजनीति में आदमी चाहता है कि मैं भी चाह रहा हूँ कि मुझे टिकट मिले कहीं से। दोनों राजनीतिक दलों का फर्क तो काफी बड़ा है।
एक तरफ कैलाश मेघवाल हैं जो अर्जुन मेघवाल से बहुत वरिष्ठ हैं, राजनीतिक रूप से स्थापित हैं, उसके बाद भी बीजेपी उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है कि आपको अगर कोई बात कहनी है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं, उसके लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म है। यानी कि वरिष्ठ नेता के खिलाफ भी पार्टी एक्शन ले रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो वरिष्ठ नेता के खिलाफ नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन पार्टी, और पार्टी तो छोड़िए, मुखिया पार्टी की नहीं बल्कि सरकार के मुखिया भी चुप है। यानी कि दोनों राजनीतिक दलों की स्ट्रैटेजी एकदम अलग है अपनी गुटबाजी से निपटने की। सवाल ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ बैठी हुई है, और स्क्रीनिंग कमेटी जब यहाँ बैठकर टिकटों की बात कर रही है, उस समय इस तरह से गुटबाजी का खुलकर सामने आना, राजीव जैन साहब, ये प्रायोजित है, ये बाकायदा सोच समझकर संचालित किया जा रहा है? जनता इस प्रायोजन को समझती है या फिर जनता जो उसे दिखता है उससे भ्रमित हो जाती है, और स्क्रीनिंग कमेटी पर इसका क्या असर पड़ता है? राजीव जैन जी। देखिए, ये इन चीजों का असर बहुत व्यापक रूप से भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं पड़ता हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेताओं के या जिस ढंग से होता है उस रूप में ये साजिश भी होती है, षड्यंत्र भी होता है, किसी का टिकट कटवाने का, किसी का हटवाने का, जो भी है। इसमें सफलता कौन हासिल कर लेता है, क्योंकि असली लड़ाई अब जो चल रही है, चुनाव जीतना वो तो बाद की बात है। अभी लड़ाई जो चल रही है दोनों दलों में, वो टिकटों को लेकर चल रही है। अब टिकट में एक एक सीट पे एक एक दर्जन लोग एक एक पार्टी के दावेदार हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जो मौजूदा विधायक या मंत्री हैं तो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ चीजें लाएंगे उनको कमजोर करने के लिए। तो वो टिकट कटाने वाली चीजें हैं। तो बाद में जनता तो पार्टी को देखेगी। बहुत कम जगह होता है, मुश्किल से जैसे 200 सीटें हैं तो 10% सीटों पे कहीं व्यक्तिगत चेहरे ही कुछ प्रभाव डालते हैं, लेकिन असली असर तो पार्टी का ही डालते हैं। इसीलिए सब पार्टी के पीछे लगते हैं चुनाव के टिकट के लिए, कि पार्टी का टिकट मिल जाए तो आधी जीत तो वो वही मान लेते हैं अपनी, कि मेरे को टिकट मिल गया। उसके बाद की लड़ाई अलग होती है। तो ये निश्चित रूप से जो चीजें चल रही हैं। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, तो उन्होंने तो तत्काल अनुशासनहीनता का नोटिस दे दिया, क्योंकि भाजपा को अभी ये खतरा लग रहा है मेरे हिसाब से कि आने वाले समय में एक गुट जो बिल्कुल अलग थलग जो केंद्रीय नेतृत्व ने कर दिया, जिसको अभी मधु आचार्य जी और ये बता रहे थे कि वसुंधरा गुट, तो उसको अलग अलग उनके और लोग नहीं बोले, उससे पहले ही अनुशासनहीनता का नोटिस दबा के कहीं ना कहीं ये संदेश देने वाली भी बात है कि पार्टी बहुत सख्त है। अब इसमें मेरी जो जानकारी है, पार्टी ने एक सर्वे भी एक अंदरूनी रूप से करा लिया है केंद्रीय नेतृत्व ने, कि विदाउट वसुंधरा को चेहरा घोषित किए हुए भी पार्टी अच्छे बहुमत से आगे जा रही है। तो अब पार्टी तो कहीं जो भी है, निर्णय क्या होता है वो अलग बात है। राजनीति में पल पल निर्णय भी बदलते हैं राजनीतिक दल, तो उस रूप में है। जहां तक बीडी कल्ला जी की बात है, और जब उम्र की बात भी जब बता रहे थे एक कांग्रेस के प्रवक्ता कि मुख्यमंत्री जी की और उनकी उम्र एक ही है, जो भी है, लेकिन जब जिसका टिकट काटना होता है तो कोई ना कोई आधार बना लिया जाता है, चाहे उम्र का, चाहे सर्वे का, या जो भी है। क्योंकि अब सर्वे वाली भी बात आ रही है कि मौजूदा विधायक और मंत्रियों के टिकट काटने पड़ेंगे, तो उनको यही कहा जाएगा कि सर्वे में आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है। तो ये सब चीजें, जिसका टिकट काटना है उसके लिए कोई ना कोई आधार बना लिया जाता है, किसी का उम्र का अड़े, या कि नए लोगों को मौका देना है, या उस वर्ग को मौका देना है कि वो वहाँ वंचित है, अभी उसको मौका नहीं मिला। तो ये सब चीजें अब चलेंगी। आप देखिएगा कि अब 2 महीने जो टिकटों की मारामारी है, अब या तो टिकट पहले घोषित करने वाली भी एक जो चर्चा सामने आई थी, तो मुझे तो नहीं लगता कि टिकट सितंबर माह में दोनों पार्टियां घोषित कर पाएंगी, क्योंकि बीजेपी की जो परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी उसके बाद ही बीजेपी में टिकटों का फैसला होगा। इसी तरीके कांग्रेस भी बीजेपी के टिकट देखेगी काफी। स्टार्टिंग में अभी शुरुआत में जो पहले कहा गया था कि 2 महीने 3 महीने पहले घोषित किए जाएंगे, तो वो संभव लग ही नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके की गुटबाजी, अब ये गुटबाजी प्रदेश स्तर से लेके जिला स्तर पर भी, या ब्लॉक स्तर, विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी गुटबाजी बहुत ज्यादा पनप चुकी है। तो उस पर जो लगाम लगाने के लिए ये एक्सरसाइज सारी पार्टियां करेंगी। मीना जी, मधु आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले जगदीश शर्मा जी, जब बीकानेर में 2 बड़े चेहरे आज की तारीख में, डॉक्टर बीडी कल्ला कांग्रेस का स्थापित चेहरा है और अर्जुन राम मेघवाल अब स्थापित होते जा रहे हैं लगातार, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्हें केंद्र में प्रमोशन मिल रहा है और एक के बाद एक जिम्मेदारियां उनकी बढ़ाई जा रही है,
और एक पहचान भी उन्होंने अपनी बनाई है। उसके बीच में वसुंधरा राजे, जिनकी पहचान की कहीं कोई दूर दूर तक सवाल नहीं उठता है, उन्हें पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत दूर अभी बनाए रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी की वसुंधरा राजे को लेकर जो दूरी बनाए रखने की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उसमें ये दलील दी जाती है कि वो नई लीडरशिप को तैयार करना चाहते हैं राजस्थान में, और इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 नाम गिनाए जाते हैं कि राजस्थान में ये लोग तैयार हो रहे हैं। हालांकि उनमें से कोई भी वसुंधरा राजे के जेस्चर का नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा वसुंधरा राजे को सामने नहीं लाना और मंचों पर उन्हें उचित स्थान देना उनकी राजनीति का एक स्टाइल है। यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही ओएसडी को, अपने ही एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ खड़ा करना, क्या राजनीतिक शुचिता? ये जाना जाता है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदियों को किस तरह से राजनीति से बाहर किया है। पहली बात तो ये कि डॉक्टर बीडी कल्ला क्या उनके प्रतिद्वंदी हैं, और दूसरी जो उनकी, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का कोई नेता होता है, भले ही वो गहलोत गुट का हो, तब भी समझ में आता है कि दावेदारी पेश करना लोकतांत्रिक अधिकार है पार्टी का। लेकिन एक मुख्यमंत्री का जो सरकारी कर्मचारी है, क्या उसका इस तरह से ओपन होकर, खुलकर जाना मुख्यमंत्री के पद को, उनकी वरिष्ठता को सूट करता है? क्या ऐसा होना चाहिए? जगदीश शर्मा जी, ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखिए। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिक्स धीमे धीमे इतनी इवॉल्व हो गई है इस तरीके की कि वो अपने लिए ही नेगेटिव होती जा रही है। पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो है आपस में इस तरह से लड़ भिड़ रहे हैं कि पूछे मत। और तीसरी बात ये है कि इसमें अशोक गहलोत नहीं के आदमी भी इन्वॉल्व है, या कैलाश मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल जैसे लेवल के लोगों के बीच में भी ये टकरार चलती है। ये इसको मैं नई बात नहीं मानता, क्योंकि मारकाट मची हुई इस समय दोनों पार्टियों के बीच में एक दूसरे को काटने के लिए, चाहे वो लीडर हो चाहे लीडरशिप हो, दोनों के दोनों। तो ये इस मारकाट में स्तरहीनता तो आनी है। बिना स्तरहीनता आए हुए सम्मान के साथ अगर आप कोई बात करें तो वो अलग बात होती है, वरना जैसा आदमी बियर कर सकता है, जितना उसका नैतिक मतलब बल काम करता है, उतना तो वो करेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो नैतिकता छोड़ना शुरू करेगा धीमे धीमे, अगर उसका बस नहीं चलेगा। और जहाँ अशोक जी के बारे में जो है आपने भी कही है और राजीव जैन साहब ने भी कही है, तो वो किसी भी लेवल पर राजनीति कर सकते हैं। राजनीति करने के लिए उनको, आपको ध्यान है सचिन पायलट के साथ जब उनकी बिगड़ी तो वो ऐसी बातचीतों पे उतर गया जिसे गाली दे रहे हो, बहुत ही हल्के स्तर पर। तो अशोक गहलोत को इतने ज्यादा नैतिकता को माथे पे लिए घूमते हो, ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत भी जो साधारण पॉलिटिशियन होता है उससे बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, सारे दंड फंद करते हैं वो। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मैं पूरा इतिहास उनका बताऊं इस तरह की घटनाओं के लिए, लेकिन वो आदमी जो है, आप तो इस नैतिकता की बात कर रही है कि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हुए बीकानेर जाकर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं पॉलिटिकल, और वो भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री के खिलाफ एक तरीके से। तो ये अगर नैतिकता होती तो अशोक गहलोत जो है तुरंत ही अपने ओएसडी का इस्तीफा ले लेते। नहीं, तुम क्या कर रहे हो, स्थापित करते ना मापदंड नैतिकता के, लेकिन नहीं करा उन्होंने। नहीं करा का मतलब ये है कि इसको प्रश्रय दे रहे थे वो। जहाँ ऐसी चीजों को प्रश्रय दिया जाता है वहाँ पॉलिटिक्स ऐसी होती है, फिर वो नाती बड़ा की बात हो या और किसी तरीके की चीजें हो, वो सारी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष और उनका स्तर बहुत नीचे गिरता जाता है। जी मधु आचार्य बहुत ज्यादा होगा। जी मधु आचार्य जी, जब राजनीति का एक तरफ तो स्तर नीचे जाता जा रहा है और जो शिखर पर बैठे हुए राजनीति के सिद्धस्त लोग हैं, जब वो ऐसा करते हैं तो फिर सोचना भी पड़ता है कि राजनीति में जो नई पौध तैयार होने की कोशिश करती है, आने की कोशिश करती है, वो उनसे क्या सीखेगी। दूसरी बात जनता है।
जनता में क्या संदेश है? बीकानेर में डॉक्टर बीडी कल्ला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उसमें संदेश क्या है? उसमें क्या ये संदेश है कि मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर बीडी कल्ला वहां आए, चुनाव लड़े और स्क्रीनिंग कमेटी तक ये बात जाए? जी मीना जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जगदीश जी की भी बात से सहमत हूँ कि बीकानेर का आम कांग्रेस का कार्यकर्ता और टिकट के जो दूसरे दावेदार हैं वो अच्छी तरह से मानते हैं कि एक ओएसडी को लगाना और हटाना ये केवल मुख्यमंत्री का खुद का निर्णय होता है। अगर उनका कोई एक ओएसडी 1 साल से लगातार किसी विधानसभा क्षेत्र में घूमता है तो उसकी नेचुरल एक टीम भी बनी हुई है और उसकी टीम में ज्यादातर वो लोग हैं जो बीडी कल्ला के सामने कोई 2 चुनाव से, कोई 3 चुनाव से टिकट मांगता रहा है। अब तो आज तो रामेश्वर डूडी जी की बहुत तबीयत ज्यादा खराब है, लेकिन रामेश्वर डूडी जी की तबीयत खराब होने से पहले 3 दिन पहले उनका भी एक बयान था, बीकानेर में प्रेस के सामने उन्होंने कहा था कि नए आदमी को टिकट मांगने का पूरा पूरा हक है, मांग सकता है, चाहे भले ही वो ओएसडी हो, नए आदमी को लाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कल्ला जी की तारीफ भी की कि उन्होंने विकास के काम किए, लेकिन टिकट मांगना हक है। लेकिन परसेप्शन जो बीकानेर में बना है लोकेश जी के टिकट मांगने से, वो यही बना है कांग्रेस के उन दावेदारों के बीच में कि इनको मुख्यमंत्री जी का कोई इशारा है, इसलिए ये टिकट मांग रहे हैं। ये परसेप्शन क्लियर बीकानेर की जनता में है, कांग्रेस के कार्यकर्ता में है और टिकट के दावेदारों में है। जी, तो ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी तक जब बात पहुंचती है तो राजीव जैन साहब, स्क्रीनिंग कमेटी उसे किस तरह से देखती है? वो उसे साजिश के रूप में देखेगी, जनता का मन टटोलेगी, ग्राउंड की सिचुएशन देखेगी, या किसी का मन देखेगी कि जिनका इस वक्त प्रभाव ज्यादा है उनका मन क्या है, जो मजबूत कैंडिडेट है उसकी काबिलियत क्या है, जिताऊ कैंडिडेट कौन है? स्क्रीनिंग कमेटी के सामने सोचने की बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे, उन्हें सोचना पड़ेगा कि कैसे इस रास्ते पर काम करे पार्टी। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी जहां तक अधिकृत रूप से जो कहेगी वो यही कहेगी, जैसा भी आपने कहा कि हम जिताऊ कैंडिडेट, सर्वे, कार्यकर्ताओं की राय उस आधार पे दे रहे हैं। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं बड़े नेताओं से। तो जिसका टिकट काटना है, बड़े नेता जो भी है, नेतृत्व करता है, जो भी होते हैं पार्टियों के, वो अपनी राय भी स्क्रीनिंग कमेटी को देते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी उनको गंभीरता से लेती है कि वो किसको चाहते हैं या किसका टिकट कटवाना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं। इसमें दोनों परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, कटवाना और दिलवाना। तो स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है वो उससे प्रभावित होती है। स्क्रीनिंग कमेटी भी क्या 3 नामों का पैनल आगे भेजेगी, जो जानकारी है उस हिसाब से, वो कोई एक नाम फाइनल नहीं करेगी, 3 नामों का एक पैनल भेजेगी। और कांग्रेस के जो चुनाव समिति है, CWC है, वो उसमें फैसला करेगी। तो आखिर में जाके फैसला कहाँ होना है, किसकी राय पे होना है, ये आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। राजनीतिक दलों में ये एक सामान्य प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग कमेटियां बनती है, चुनाव समितियां बनती है, विदेश स्तर पे वो छानबीन करती हैं या आगे भेजती है नाम। वो हमेशा अधिकृत रूप से तो जो चीजें सामने आती हैं वो है, लेकिन पर्दे के पीछे दूसरे खेल चलते हैं। तो जो अभी जो अपनी चर्चा हो रही है, जो पर्दे के पीछे जो खेल चल रहे हैं, किसके इशारे पे, कहीं डिमोरलाइज भी दूसरे पक्ष को करना होता है कि भाई ये 2 की लड़ाई में तीसरे को देना होता है, कहीं ना कहीं एक तीसरा चेहरा भी कहीं पीछे होता है, तो उसको आगे ले जाते हैं कि साहब यहाँ तो 2 इस तरीके के है, इसमें गुटबाजी हो जाएगी, इस तीसरे पे दोनों भी सहमत हो जाएंगे। तो मजबूरी में अलग अलग चीजें भी होती हैं राजनीतिक दलों में, और वो चुनावों के टाइम पे ये सब चीजें, सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे अभी जगदीश जी बता रहे थे, सब तरीके के और दावेदार है, सब तरीके के हथकंडे अपनाएंगे। और स्तरहीनता तो आनी आनी है। टिकट के लिए जो अपने अंतिम लड़ाई तक वो जाता है, अंतिम दम तक, साम दाम दंड भेद जिसको कह सकते हैं, वो चीजें अपनाता है टिकट पाने के लिए ही। तो वो सब चीजें होंगी और स्तरहीनता तो फिर आनी है बयानों में कि किसके खिलाफ कौन बयान दे देगा। वरिष्ठ नेता का भी ध्यान नहीं रखेगा, वरिष्ठ नेता के मुंह से भी कुछ इस तरीके की चीजें निकल जाएंगी जिससे उम्मीद नहीं की जाती कि यार इतना बड़ा नेता इतनी हल्की बात कर देगा। तो ये मीना जी, अब राजनीति में जब तक टिकटों का फाइनल नहीं हो जाएगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी। जी, राजेंद्र मधुकर जी, गोविंद सिंह डोटासरा इस समय पार्टी के अध्यक्ष हैं और हम सब देखते हैं कि उनकी केमिस्ट्री मुख्यमंत्री से काफी नजर आती है का मेरा अभिप्राय ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो अध्यक्ष होता है
वो सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना करता है, वैसा अध्यक्ष अक्सर उनके साथ रहा है। जब सचिन पायलट अध्यक्ष थे तो वो सत्ता में नहीं थे, लेकिन जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उनके जो बयान है और उनका जो कद है शेखावाटी में, वो अपनी विधानसभा से बाहर इससे पहले नहीं निकल पाए थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उनमें एक काबिलियत है कि उन्होंने अपना कद बढ़ाया है, जो उनका अध्यक्ष बनने से पहले था। और अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारे अध्यक्षों ने अपने कद को विस्तार नहीं दिया या नहीं दे पाए। इससे पहले के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो इससे पहले अध्यक्ष रहे, चाहे डॉक्टर चंद्रभान हो या और नाम हम देखें, लेकिन डोटासरा जी ने कम से कम अपने उस व्यक्तित्व में वो निखार कहीं ना कहीं किया है। लेकिन एक होता है कि वो नजर आना और एक होता है ग्राउंड पे स्थिति। गोविंद सिंह डोटासरा की ग्राउंड पे स्थिति क्या? जी, गोविंद सिंह डोटासरा बहुत ही लक्ष्मणगढ़ में लोकप्रिय नेता के रूप में है। आप जिस तरह से अगर विधानसभा क्षेत्र से बाहर वो जितने विवादित हैं, उतने अपने क्षेत्र में अपने जनप्रतिनिधियों के बीच में, चाहे वो सरपंच हो, चाहे फिर पंचायत समिति के मेंबर हो, जिला परिषद के सदस्य हो, या फिर अन्य हो, कांग्रेस पार्टी के अन्य जो पुराने जो कार्यकर्ता, सबके बीच में बहुत लोकप्रिय है और बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। वो अपने क्षेत्र में काम करवाते हैं, चाहे सड़क की बात हो, चाहे फिर लक्ष्मणगढ़ में चाहे एक पार्क बनाने की बात हो, हॉस्पिटल बनाने की बात हो, वो तमाम विकास के मुद्दों की बात करते हैं। जहां बाहर शिक्षक है, उनको लेकर के अपने स्थान पर लेकर आते हैं। लक्ष्मणगढ़ का कोई भी शिक्षक जो बाहर है, उन्हें तुरंत प्रभाव से अपनी योग्यता के आधार पर, पकड़ के आधार पर, पहुंच के आधार पर लेकर आते हैं। तो अब वो अपने आप में एक तरह से विकास पुरुष के रूप में स्थापित हैं और कांग्रेस में सबसे चर्चित चेहरा है। बहुत मजेदार बात है कि उनके सामने किसी ने भी आवेदन नहीं किया। ये उनके कद का एक तरह से बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो कितने बड़े नेता है। वो लक्ष्मणगढ़ में जो है कांग्रेस में ही नहीं बल्कि सीकर जिले में सबसे कद्दावर नेता और जाटू में वो सबसे स्थापित नेता के रूप में माने जाते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कहा जाता है कि वो जितने बयान देते हैं वो बीजेपी के लिए देते हैं, वो आरएसएस के लिए देते हैं, लेकिन जब कोई कार्यकर्ता उनके पास पहुंचता है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता पहुंचता है, उनका काम वो बहुत शिद्दत से करते हैं। इसलिए पार्टी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और आज की स्थिति में लक्ष्मणगढ़ में सबसे वो पावरफुल लीडर के रूप में है। जी जगदीश शर्मा जी, गोविंद सिंह डोटासरा राजनीति के उन खिलाड़ियों में आने वाले समय में गिने जाएंगे जिनकी निष्ठा समय के साथ साथ बदली, चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल हो, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बीडी कल्ला की निष्ठा की जहां बात आती है, वो एक ही जगह रही। वो हमेशा कहते हैं मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और यहाँ पर इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपने आप को बीजेपी का एक चेहरा बनाने में दिल्ली में कामयाबी हासिल कहीं ना कहीं एक कर ली है, जगह बना ली है। ऐसे में दोनों नेताओं के खिलाफ वो एक कोइंसिडेंस है कि दोनों बीकानेर संभाग के हैं, लेकिन आज दोनों के खिलाफ, दोनों के राजनीतिक दलों के भीतर जो परेशानी, जो गुटबाजी दिख रही है, वो वर्तमान समय में उनके कद को कम करने का उन्हीं के लोगों के द्वारा प्रयास है। मीना जी देखिए, सीकर की राजनीति अलग ढंग की है। अगर शेखावाटी भी देखे ना बीकानेर तक, तो सीकर की राजनीति अलग ढंग की है और बीकानेर की राजनीति अलग ढंग की है। इन दोनों में सिमिलरिटी बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, कमी मिलेगी, क्योंकि बीकानेर का कल्चर एक अलग ढंग का कल्चर है। वहाँ टांग खिंचाई होती है, जैसे हमारे यहाँ बातचीत में भी कहते हैं कि झगड़ा हो गया है तो बड़े आदर के साथ बोलते थे, पधारो था, अरे दांत तो मैं तोड़ूंगा। तो ये जो आदर भाव है, ये आदर भाव सीकर में नहीं है। सीकर में लठमार हिसाब किताब है राजनीति कि उसको किया, मतलब बयान में भी बोलते हैं इसी लैंग्वेज में कि क्या ठोका है उसको, मजा आ गया, और कल देखना उससे क्या जूते आएंगे। मतलब वो लैंग्वेज का ही फर्क है। तो ये कल्चरल जो फर्क है, ये फर्क उनकी एक्टिविटी में भी नजर आता है। बिल्कुल, ये एक्टिविटी में भी नजर आता है। तो डोटासरा
जाटों के नए नेता हैं अभी कंपेरेटिव, क्योंकि इनसे सीनियर लोग जो है वो सीकर से लेकर और बीकानेर और जोधपुर जैसलमेर तक खूब बैठे हुए हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा कद बढ़ जाए और मैं बड़े जाट नेताओं के तरीके से एक्ट करूं, बिहेव करूं और उससे जो पॉलिटिकल माइलेज मिले वो मैं ले लूं। जगदीश शर्मा जी, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, मेरी एक राजनीतिक विश्लेषक की छोटी मोटी समझ के नाते मेरी एक चिंता है कि डोटासरा जी की अशोक गहलोत जी के हाथ हटने के बाद क्या स्थिति होगी आने वाले समय में। वो एक सवाल है, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी अपनी काबिलियत है कि उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इससे पहले का राजस्थान का अब तक का इतिहास रहा है, उसके मद्देनजर शायद ये जो राजेंद्र मधुकर जी बैठे हुए हैं शेखावाटी से हैं, जरूर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और डोटासरा जी भी जब बात करते हैं तो बड़े सज्जन नजर आते हैं, और उनकी ये उनका गुण है जिसकी वजह से वो अब तक के अध्यक्षों की तुलना में अपनी जगह थोड़ी नए नेता के रूप में बनाने में सफल हो रहे हैं। बिल्कुल आपने एकदम सही आकलन किया, और हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो आप सबकी विशेषज्ञता के आधार पर इस बात को बेहतर ढंग से समझें, यही हमारा इस कार्यक्रम को करने का मकसद था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 पर आज हमने कोशिश की कि राजस्थान की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ किस तरह गुटबाजी की जगह बना रहे हैं, और उसमें जो नेतृत्व है वो किस तरह से एक्शन लेगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये गुटबाजी किस राजनीतिक दल को चुनावों में कितना नुकसान पहुंचाएगी। हमारा मकसद है आप तक बातों की स्पष्टता करना, और जो दिख रहा है उसके पीछे पर्दे की क्या हो रहा है ये भी बताना। न्यूज़ 24 पर कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे। नमस्कार।